कदमों से लक्ष्मी जी आए आपके द्वार, सुख समृद्धि मिले आपको आपार। हमारे सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस संवत 2080 में क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज स्टॉक मार्केट लेकर आएगा, यही बात करने के लिए मेरे साथ हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डाल। निकुंज, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रियंका, नमस्कार हमारे दर्शकों को। 18 स्वदेश की तरफ से हमारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिवाली दियों की लड़ी, मगर दिवाली का जो महत्व है हमारे जीवन में, सुख समृद्धि, नया साल, व्यापार, नई उन्नति, एक नया संकल्प। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि दिवाली में लक्ष्मी पूजन होता है, मगर आपको माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा रहे। सरस्वती की कृपा आपको नॉलेज देगी, उसी नॉलेज से आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो एक बार और पूरी 18 स्वदेश की टीम की तरफ से हमारे दर्शकों को एक हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल। देखो, दिवाली का खास मौका होता है। बहुत सारे लोग दिवाली को, क्योंकि भगवान राम वापस आए थे, उस तरह से एक माइथोलॉजी के एंगल से देखते हैं। संवत, एक नया संवत शुरू होता है तो सुख समृद्धि पैसा, इससे देखते हैं। पर हमारे लिए ये खास है दिवाली। इस बार दिवाली है मुस्कान वाली। मुस्कान हमारे व्यूअर्स के चेहरे पे भी आनी चाहिए। जी हाँ, मुस्कान के बड़े मतलब होते हैं। मुस्कान का मतलब होता है खुशी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आए। आप 18 स्वदेश को देख रहे हैं, आप हमारी एडवाइस अगर फॉलो कर रहे हैं तो मुस्कान तो गायब हुई नहीं होगी, मगर क्या और मुस्कान बढ़ सकती है। तो हमारी दिवाली प्रोग्रामिंग जो इस साल है, हमारा जो प्रयत्न है, हमारा जो पर्पस है, वह यह है कि आपके जीवन में जो मुस्कान है वह बनी रहे, और आपके जीवन में मुस्कान नहीं है तो मुस्कान वापस आए। और मुस्कान क्या होता है? एक बिजनेस चैनल में हालांकि हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, मगर मेरा जो इस बार अटेम्प्ट रहेगा हमारा, वह रहेगा कि हम आपको एक सही डिसीजन कैसे इनेबल करें। एक आप ऐसा क्या डिसीजन इस साल ले सकते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। मेरा यह मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन की राह पर अगर इंडिपेंडेंस मिल जाए तो एक मुस्कान तो ज़रूर आ जाएगी। बिल्कुल। तो वही हमारा इस बार प्रयत्न है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी, हमारे चैनल का संकल्प, हमारे व्यूअर्स का हमारे ऊपर भरोसा, हम इसको मिला करके उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे बनाए रख सकते हैं या कैसे ला सकते हैं। तो ये बड़ी सी मुस्कान चाहिए और लंबे समय के लिए मुस्कान चाहिए। लेकिन एक बार थोड़े से कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं निकुंज, क्योंकि एक साल का हमेशा दिवाली से दिवाली, एक संवत से दूसरे संवत तक के बारे में, उस एक साल के दौरान क्या क्या बड़े अपडेट्स हुए, कितना बाजार ने रिटर्न दिया, कौन से सेक्टर चले, इन सब पर बात ज़रूर होती है। आपने इस पूरे एक साल में क्या क्या बड़े एनालिसिस इंडियन मार्केट्स के लिए, ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, यह साल जो गया है वह इक्विटीज़ के लिए अच्छा रहा है। इक्विटीज़ के लिए अच्छा इसलिए रहा है बिकॉज आप विश्व की मार्केट कैप को देखते हैं। जो विश्व की मार्केट कैप है इस पूरे एक साल के अंदर करीब 7% ऊपर गई है, मगर हिंदुस्तान की जो मार्केट कैप है इस साल रफली 10% ऊपर गई है। हालांकि यह साल निफ्टी के लिए इतना अच्छा नहीं था, मगर आप एग्रीगेट मार्केट कैप को देखें, नए IPOs आए, वेल्थ क्रिएट हुई, ऑटो के अंदर तेज़ी देखने को मिली। किस प्रकार से हमने देखा कि इस साल डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स के अंदर उछाल देखने को मिला। तो जो दिवाली जो साल गया है वो एक अच्छा साल था, एक बेहतरीन साल था। यह साल स्मॉल कैप स्टॉक्स में डोमिनेटेड था। यह जो साल था इसके अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स, रिलायंस, HDFC बैंक, हालांकि इन्होंने छक्का नहीं मारा, मगर जो एग्रीगेट वेल्थ क्रिएट हुई है इस साल, जो एग्रीगेट वेल्थ क्रिएट हुई है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हुई है। अगर आप निफ्टी की बात करें, जो डेटा हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ, अभी थोड़ा अगर पीछे होंगे प्रियंका जी, तो आप देखेंगे जो एग्रीगेट मार्केट कैप इस समय जो क्रिएट हुई है वह करीब निफ्टी में 7% के आसपास क्रिएट हुई है, और जो फॉरेन मार्केट्स में क्रिएट हुई है उससे ज़्यादा हुई है। मगर टोटल वेल्थ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर इस साल जो टोटल वेल्थ क्रिएट हुई है वह वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो फक्र की बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने भरोसा रखा, जिन्होंने SIPs खोली, डीमैट अकाउंट खोले, जिन्होंने हमारे साथ संबंध बनाए रखा, जो 18 स्वदेश को रोज देखते रहे थे, हमारी एडवाइस सुनते रहे थे, आई थिंक द ईयर गॉन बाय हैज बीन अ गुड ईयर फॉर देम।
ऑलराइट, तो ये ईयर गॉन बाय हैज बीन अ गुड ईयर। इनफैक्ट एक बड़ी जो तब्दीली बहुत बड़ी आई है, इनफैक्ट जिसने स्ट्रेंथ भी दी इंडियन मार्केट्स को, वो थी रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन। डियाज ने जो पूरी तरह से जो कुशन दिया, और हम जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स को पढ़ते हुए देख रहे हैं, अगस्त मंथ में 31 लाख तक डीमैट अकाउंट्स थे और लगातार हर महीने ये बढ़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है और आगे आने वाले सालों में आप कैसे देखते हैं? एक नया भारत है प्रियंका, उस भारत को हमारा सलाम। यह जो भारत है एक सिंपल बुनियाद पर बना हुआ है कि आने वाला कल हिंदुस्तान का आज से अच्छा रहेगा। मैं पहली बार मेरे को 2 दशक से ज़्यादा मैं मार्केट एंकरिंग और मार्केट कमेंट्री से जुड़ा हुआ हूँ। एक समय प्रियंका आता था जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो करते थे वही मार्केट का रुख डिसाइड करता था। अच्छा। मगर दिस बुल मार्केट आई थिंक बिलोंग्स टू द कॉमन मैन। एक आम आदमी का बुल मार्केट है जो देश के साथ बदल रहा है, जो देश के साथ बढ़ रहा है और जो देश की इक्विटी कल्चर एंटरप्रेन्योरल साइकिल पर बिलीव कर रहा है। तो यह जो मार्केट है फेथ ड्रिवन मार्केट है, बिलीव ड्रिवन मार्केट है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि दिस मार्केट इज नो लॉन्गर वन ट्रिक पोनी। मतलब यह मार्केट अब केवल विदेशी संस्थागत निवेशक पर डिपेंडेंट नहीं। एक समय होता था जब वो छींकते थे तो मार्केट को बुखार आता था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट के अंदर foreign institutional investors are important. We welcome them, but their dependence on flows is reducing. So this market belongs to the Aam Aadmi. This market belongs to the SIP investor. This market belongs to the people. This market belongs to the entrepreneur. This market is a market which belongs to the belief. आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर हम कहाँ जाएंगे तो सब मेरे से पूछते जी और कहाँ, तो मैं उनको ये आंकड़े देता हूँ जी। आंकड़े यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ नेटफ्लिक्स अकाउंट है, राइट। 30 करोड़ स्विगी और जोमेटो के अकाउंट है, मगर सिर्फ 4 करोड़ म्यूचुअल फंड के अकाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी जर्नी। तो जर्नी चालू हुई है, एक अच्छी उछाल है। हालांकि अगर आप देखें एसआईपी पिछले 10 साल में 10 गुना हो गई है, मगर आने वाले 10 साल में क्या हुआ और 10 गुना हो सकती है, मैं रूल आउट नहीं करूंगा। ओके। तो एक प्रकार का चक्र घूम चुका है। जब चक्र अब स्पीड पकड़ेगा तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट इक्विटी इन्वेस्टिंग कल्चर विच इज कमिंग टू इंडिया एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। ये हमने अमेरिका में 1980s 1990s में देखा था, 2000 से 2010 में कोरिया और साउथ कोरिया चाइना में देखा था, 2020 से 2030 40 45 तक मेरे को लगता है हिंदुस्तान में होने वाला। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंक्रीजिंग, एसआईपी इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंग। तो ये जो बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है निकुंज, और ये इसका सबसे बड़ा गवाह है, हमारे पास तो बहुत रूम है। अब तो इंडिया में अभी 10-12% से नीचे इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अब लोग सेविंग नहीं करना चाहते, वो पैसा लगाना चाहते हैं इक्विटीज़ में, चाहे वो गोल्ड भी फिजिकल नहीं खरीदते, वो गोल्ड भी ETF के फॉर्म में खरीदते हैं। इन सब के और आप जो कह रहे हैं कि 10 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिन पर नजर होनी चाहिए, जिस पर पॉलिसी रिफॉर्म्स या फिर एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी नजर बना? देखिए प्रियंका, 4 बड़े सेक्टर हैं जहां मुझे लगता है कि अभी काफ़ी समय तक इकोनॉमिक साइकिल का बेनिफिट रहेगा। कुछ 2 पुराने सेक्टर और 2 नए सेक्टर। सबसे बड़ा सेक्टर जहां मुझे लगता है कि आने वाला 1 साल गए 1 साल से बहुत बेहतर रह सकता है वह फाइनेंशियल्स। ओके। फाइनेंशियल्स क्यों अच्छे होंगे? फाइनेंशियल वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव, बैंक्स आर ग्रोइंग, एनपीए की प्रॉब्लम है नहीं, रिटेल एक्टिविटी बढ़ रही है और सब बैंक्स के पास इस समय अच्छा कैश है, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियोज। तो आपके पास लेंडिंग के लिए कैपिटल है, आपके पास इकोनॉमी है जहाँ पे बैलेंस शीट रिटेल और कॉर्पोरेट की अच्छी है, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी और सिविल और उस प्रकार के अब एनपीए गार्डिंग मेजर्स हैं और पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम इस समय डिजिटल हो चुका है, भले यूपीआई की वजह से इंटरनेट एप्लीकेशन हो। और हिंदुस्तान की इस समय क्रेडिट की जो ग्रोथ है, यंग इंडिया इज वेरी हंग्री इंडिया। हंग्री इंडिया को फीड करने के लिए आपको चाहिए होता है क्रेडिट, जिसे हम बोलते हैं उधार। मगर आप उधार अगर एक कायदे से देंगे तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाला 1 साल निजी प्राइवेट बैंक्स के लिए, कुछ सिलेक्ट एनबीएफसीज के लिए और कुछ प्राइवेट फिनटेक कंपनीज के लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है। बैंक प्रियंका कहीं नहीं गए। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI पिछले 1.5-2 साल से यह एक इनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है। HDFC बैंक की वैल्यूएशन प्री कोविड है, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक की वैल्यूएशन प्री कोविड आ चुकी है। ICICI बैंक में उछाल आया मगर अब वो थोड़ा ठहर सा गया है। एक्सिस बैंक अट्रैक्टिव है, इंडसइंड बैंक टर्न अराउंड कर चुका है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स को लेकर के आने वाले 12 से 18 महीने, 18 से 24 महीने
अच्छे होंगे और इस सेक्टर पे निवेश करना चाहिए। तो ये एक बड़ा सेक्टर, और ये आप ठीक कह रहे हैं बात, क्योंकि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो देख रहे हैं, छोटे छोटे एसएमई एमएसएमई उन्हें लोन बहुत आसानी से मिलता है क्योंकि अब उनके डिजिटल पेमेंट्स भी दिखती हैं। तो ये तो एक बड़ा सेक्टर हुआ निकुंज, और दूसरे कौन से सेक्टर्स होंगे? दूसरा सेक्टर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो एक बड़ा एक ओवर यूज वर्ड है, मगर मैन्युफैक्चरिंग में क्यों अच्छा हो रहा है इसका सिंपल कारण है, इंडिया सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री थी, चाइना मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी। कोविड के बाद चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वह कम हो रही है, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर कैपेसिटी है इसके अंदर कुछ क्षति नहीं हुई है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वह मैन्युफैक्चरिंग से केवल 5% से भी कम है, चाइना के अंदर 30% का नंबर है। अब चाइना से अगर 20% मार्केट शेयर भी गेन कर गए, जो आप कर रहे हैं, देखिए एप्पल हिंदुस्तान में आ चुका है, बड़ी बड़ी कार कंपनी हिंदुस्तान में आ रही है, G20 के बाद किस प्रकार के कमिटमेंट हमें देखने को मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बड़ा इस समय एक चेंज आने वाला है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जब मारुति इंडिया में आई, कार का इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। जब जी इंडिया में आए तो पूरा का पूरा आईटी का इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। जब एप्पल इंडिया में आया तो पूरा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एरिया है, स्पेशली नॉट मास मैन्युफैक्चरिंग, नीश मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, केमिकल्स, applied materials, space, defense, these are the areas in which growth for next 2-3 years is great. तीसरा सेक्टर है ऑल्टरनेट एनर्जी। ऑल्टरनेट एनर्जी, ओके। तो हिंदुस्तान के अंदर क्या है जी, देखिए वी हैव लेस हाइड्रोकार्बन बट वी हैव अबंडेंट सनलाइट। श्योर, हमारे पास हाइड्रोकार्बन कम है पर नेचर ने हमें सनलाइट से ब्लेस करा है, गर्मी जिसे हम बोलते हैं, सूरज आता है। तो जो प्राइसेस है सोलर की वो 15 रुपए यूनिट से 3.5 रुपए यूनिट हो चुकी है। ओके। मोदी जी और हमारा जो करंट गवर्नमेंट है वो इस कमिटेड है कि अल्टरनेट एनर्जी के अंदर जाकर के वह बड़े बड़े चेंजेस करें। तो मुझे लगता है कि अल्टरनेट एनर्जी से रिलेटेड जो भी सेक्टर में पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा, भले सोलर पैनल की कंपनी हो गई, ट्रांसफार्मर्स की कंपनी हो गई, वायर की कंपनीज हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, वह सेक्टर में बड़ा केपेक्स ग्लोबली आ रहा है। मुझे लगता है सॉलिड टेलविंड है। ओके। इंडिया का जो रोमांस है, दिवाली पे हम रोमांस की बात कर रहे हैं, इंडिया का जो रोमांस है वो हमेशा कंजम्पशन रहा है, पर नीश कंजम्पशन एक छोटा सेगमेंट है, मगर वहाँ पे काफ़ी पॉकेट्स में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। और एक जो मुझे थीम लग रहा है, आई एम नॉट श्योर हाउ टू रियली ऑक्यूपाई इट, वह है पोल्यूशन। वो है अब एक कंसर्न है, मगर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहाँ पे भी कंसर्न होती है हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोविड आया तो आपने घर पे जाके एक तरीका ढूंढा काम निकालने का, आपने मास्क लगा के काम करा, तो दैट वाज अ नेसेसिटी दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, पर आपने घर से काम करा, हमने घर से काम करा। तो इतना अगर हिंदुस्तान में पोल्यूशन है, 8 में से 10 इंडिया वर्ल्ड की जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में। तो आप पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं? पोल्यूशन कम करने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी, कार्बन एमिशन नॉर्म्स, कंपनीज विच आर कंट्रोलिंग पोल्यूशन, कंपनीज विच आर गिविंग यू मोर बैंग फॉर बक, तो भले वो ईवी हो गया, ऐसी कंपनीज हो गई जो पोल्यूशन कम करती हैं। मुझे लगता है उस थीम को भी आने वाले 12 से 18 महीने में थोड़ा आपको देखना चाहिए। आने वाला एक साल एक तरफा नहीं रहेगा, आने वाले एक साल में इलेक्शन का एक रिस्क रहेगा, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। मगर मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी को अगर आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, 15-20% की वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हैं, तो आने वाला साल अच्छा रहेगा। ठीक है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आने वाला साल अच्छा रहेगा, क्योंकि निफ्टी का जो रिटर्न है पिछले 3 साल में वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। ओके, यानी 12% से भी कम मिला है। जी हाँ, हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। अगर हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है तो आने वाले 3 साल में इसको हिस्टोरिकल एवरेज के बराबर होना पड़ेगा। लार्ज कैप वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, फ्लोज अच्छे हैं, एसआईपी इन्वेस्टर आ रहा है, नए सेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योर व्हील क्रिएट हो रहा है। प्रियंका, देखिए आप, एक ज़माना था जब हम देखते थे कि भाई इंफ्रा कंपनीज, आईटी कंपनीज या कुछ चुनिंदा कंपनीज पब्लिक होती थी, मगर देखिए क्या रेंज ऑफ कंपनीज आ रही है। होटल, हॉस्पिटल, ब्यूटी सेक्शन, डिफेंस, नीश टेक्नोलॉजी, सैस कंपनीज। तो एक नए हिंदुस्तान के अंदर एक नया एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जी, और वही स्पिरिट मुझे लगता है आने वाले समय में मार्केट सैल्यूट करेगा। ये जो निकुंज, थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे चाहिए। आपने कहा कि एक साल में शायद वॉलेटिलिटी के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन, प्री इलेक्शन से पहले जो स्टेट इलेक्शंस के आउटकम्स है, क्या वो थोड़े से बाजार वॉच करना चाहता है? क्योंकि कई जगहों पर एक चैलेंज तो दिख रहा है बीजेपी के लिए। देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट व्हाट आई कैन शेयर विद यू इज व्हाट आई हैव लर्नड, दैट स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन आर टू वेरी डिफरेंट। करेक्ट। तो हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन के बाद मार्केट की पोजीशनिंग को लेकर के एक दिन का ग्रहण हो जाए या 2 दिन की वॉलेटिलिटी हो जाए, मगर अंधेरी रात कम है, चांदनी ज़्यादा है। वह हिंदुस्तान की इकोनॉमी है आपके लिए। तो इन इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं। स्टेट इलेक्शन हर साल, आप देखिए इलेक्शन में 3 या 4 बड़े स्टेट हर साल इलेक्शंस के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल इलेक्शन से पहले है तो लोग इनको सेमीफाइनल बोल रहे हैं।
मगर मेरा ये मानना है कि जो सेमीफाइनल पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्रिकेट के सेमीफाइनल पे नजर रखिए, ना कि स्टेट इलेक्शन के सेमीफाइनल पे। आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन राइट नाउ Okay. रादर देन द स्टेट इलेक्शन व्हिच एवरीबॉडी इज कॉलिंग एट अ सेमीफाइनल। राइट। अच्छा निकुंज, इस पूरे एक साल में बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत की भी बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉर्पोरेट नेम्स रहे, कौन से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, बड़े कॉर्पोरेट नेम्स रहे जिनकी नेटवर्थ में बड़ा इजाफा हुआ वही डेटा या फिर देखते थोड़ा हैं। शेकआउट भी हुआ? वही डेटा देखता है। यह साल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था। अगर आप साल के गेनर्स आप देखें तो ऑटो ने कम बैक करा है, टाटा मोटर्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, Correct. टाटा टेक की JLR listing, concern. JLR कंसर्न ठीक हो गई, और टाटा टेक Tata लिस्टिंग Tech, yes. और टाटा डीवीआर की डीलिस्टिंग। Sure. एल सस्ता था, अच्छा था, अभी भी सस्ता लग रहा है। अगले साल के लिए एल मेरे हिसाब से रेडार पे रखें। Okay. मेरा बिगनिंग ऑफ द ईयर में मानना था कि स्टॉक ऑफ द ईयर टाटा मोटर्स रहेगा, मगर अब मुझे लगता है कि रिलायंस, HDFC बैंक और एल पे नजर रखिए। Sure. From this summer to next summer, these are three stocks which should be on everybody's तो आप कह रहे हैं एल जो ऑलरेडी सर्च कर चुका है बिकॉज ऑफ अ सस्ता गुड, ओके, यहाँ से भी सस्ता है तो बड़ी चाल बात 24-25 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो एल में मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्कोप अच्छा दिखता है। ONGC क्रूड पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, Okay. तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। पावर एक अच्छा थीम है, भले प्राइवेट कंपनीज हो, NTPC हो, पावर मुझे लगता है कि अगले साल के लिए हाई वोल्टेज सेक्टर रहेगा। मगर आप बात कर रहे थे आदान प्रदान की, हाँ। कौन लोग इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप किन कॉर्पोरेट्स के ऊपर गए, किन कॉर्पोरेट्स के नीचे गए, इस पर बात करते हैं। आश्चर्य जब मुझे होता है जब मैं डेटा देखता हूँ कि रिलायंस में देखिए मुकेश अंबानी साहब की मार्केट कैप, उनकी मार्केट कैप के अंदर कोई खासा परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। Okay. उनकी मार्केट कैप पूरे एक साल के अंदर करीब 1% ऊपर गई है। तो रिलायंस एज अ स्टॉक, इफ यू फ्रैंकली आस्क मी, हैज अंडर परफॉर्म्ड। मगर जहाँ पर मार्केट कैप का इजाफा हमने देखने को मिला है, साइरस पूनावाला साहब, वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी, राइट। मगर इनकी कुछ कंपनीज हैं, खासकर पूना फिनकॉप काफ़ी Right. अच्छी चल रही है। सविता जिंदल, मदर ऑफ जिंदल ब्रदर्स, उनकी इजाफा हुआ बिकॉज इट्स वॉट अ ग्रेट ईयर फॉर JSW ग्रुप, जिन्होंने कंपनी भी लिस्ट करी और JSW पावर के अंदर भी अच्छी चीज़ें हुई। और शिव नादर साहब, एक कॉन्ट्रा मूव रहा है इनके वेल्थ के लिए, हालांकि काफ़ी चैरिटी इस साल Yeah. कर रही है इन्होंने, उसके बावजूद भी IT के अंदर एक प्रकार से कॉन्ट्रा मूव रहा है। दिलीप सांघवी साहब, सन फार्मा वापस आया, और शपुंजी मिस्त्री फैमिली, इतना इजाफा देखने को नहीं मिला है जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। ओके, तो ये तो बात हो गई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की, लेकिन एक इस साल में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए ना, दो चीज़ें बहुत चली निकुंज, टमाटर के भाव भी चले और जोमैटो भी डबल हो गया। जी हाँ, और आप देखिए तो बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर मुझे लग रहा था कि जोमेटो चलेगा, टमाटो नहीं चलेगा, मगर यह साल एक अचंभित साल रहा है कि जोमेटो की प्राइस जो है करीब करीब डबल हो गई है, मगर जो टमाटो की प्राइस है वह करीब करीब 3 गुना हो गई है। तो ये भारत है, कभी टमाटो कभी जोमेटो, कभी दोनों साथ साथ। तो यही स्पिरिट है दिवाली की इस बार कि आप जोमेटो पे ऑर्डर करिए, टमाटो की सब्जी खाइए, और अनियंस अगर महंगे हो रहे हैं तो उनको फिर भी खाइए, मगर अनियन काटने के बाद रोइए, पहले मत रोइए। वाह, ठीक है। तो ये खास चर्चा में हमने निकुंज से कुछ कोशिश की ये समझने की कि वो इस पूरे एक साल को कैसे देख रहे हैं और कितनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी उन्हें दिखती है। कुछ क्रूशल फैक्ट्स हम आपके लिए सामने लेकर आए।